होपफुली सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने जो प्रीवियस वीडियो दिया था कैपेसिटर्स का, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको उससे कुछ मदद मिली होगी कैपेसिटर के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग डबल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट स्टडी किए थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो लेट अस बिगिन। कैपेसिटर्स के बारे में मैंने आपको कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया था, तो ये जस्ट उसका रिकैप है। एक बार आप लोग देख लीजिए ये स्लाइड्स को, इन पेजेस को, तो एक बार जितनी भी मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी और उसके बाद से हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। कैपेसिटर्स मेटल्स के बने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेटल्स परफेक्ट सब्सटेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेटल्स परफेक्ट सब्सटेंसेस होते हैं कैपेसिटर्स को कंस्टिट्यूट करने के लिए, कैपेसिटर्स को बनाने के लिए। कैपेसिटेंस कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोगों ने कैपेसिटेंस का यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग फैराड भी बोलते हैं। उसके बाद एक स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिड्यूस किया था और हम लोगों ने जनरलाइज किया था कि जितना बड़े साइज का कैपेसिटर होगा, जितने बड़े साइज का कंडक्टर होगा, उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर एक और मैं इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहता हूं। अगर आप 4πε0 का वैल्यू देखेंगे तो ऐसा यूनिट्स में उसका वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो अगर हम चाहते हैं कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो रेडियस कितना होना चाहिए? तो रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आप कॉपी और पेन लेकर के एक बार इसको करके देखिए। 4πε0 का वैल्यू कितना है ऐसा यूनिट्स में? 1/9 इंटू 10⁻⁹ है ना। और अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो एक स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। पॉसिबल है? इतना बड़ा कैपेसिटर या इतना बड़ा मेटल का स्फेयर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। तो इसे क्या समझ में आया कि 1 फराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इतने बड़े कैपेसिटर्स को प्रैक्टिकली प्रोड्यूस करना या प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कैपेसिटेंस, जो एक्चुअल कैपेसिटर्स होते हैं, उनके कैपेसिटेंस को बहुत छोटे यूनिट्स में मेजर करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर्स हम लोगों को मार्केट्स में मिलते हैं उनका कैपेसिटेंस या तो माइक्रोफराड में होता है या पिकोफराड में होता है। तो 1 माइक्रोफराड याद रखिएगा 10⁻⁻6 फराड, और 1 पिकोफराड याद है 10⁻12 फराड। ठीक है, नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब भी आप ये वीडियोस देखना शुरू करें तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप ऑन कर सकें। और इन वीडियोस को सिर्फ देखिए मत, इनके साथ बात करिए, इनके साथ कम्युनिकेट करिए और इंटरैक्ट करिए। अपने कॉपी पेन लेकर के उस कॉपी में नोट करिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स रोज मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। ये कैपेसिटर का कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी किया था। 2 कंडक्टर्स मिलकर के कैपेसिटर बनता है। तो ये एनिमेशन में भी आपको मैं दिखा देता हूं, लेकिन मैं इसको इस बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया जा चुका है। ये सारा कुछ आपको याद होगा। एक बार एनिमेशन को देख लीजिए और अपने माइंड में सारे कंसेप्ट्स को रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैपेसिटर का वर्किंग।
अब स्टूडेंट्स, जितने भी टू प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनके कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाई वी। अगर आप एक्चुअली किसी कैपेसिटर को देखेगा तो मान लीजिए उसके दोनों प्लेट्स के ऊपर प्लस माइनस क्यू चार्जेस हैं, तो कैपेसिटर के ऊपर ऑन द होल कितना चार्ज है? प्लस क्यू माइनस क्यू। टोटल चार्ज तो कैपेसिटर के ऊपर 0 है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, तो आपको यह बताना है कि कैपेसिटर के एक प्लेट के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो कैपेसिटेंस, टू प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इक्वल टू क्यू बाई वी। जहां पे Q क्या है लिखा हुआ है, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैपिटल Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। यह फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे जब भी हम लोग टू प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। आगे आने वाले सेक्शंस में हम लोग टू प्लेट कैपेसिटर्स की बात करने वाले हैं, और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही कैपेसिटर इंक्लूडेड है, एंड उस कैपेसिटर का नाम है, जो इस वीडियो का टाइटल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो प्लेट्स होंगी, थिन प्लेट्स, शीट्स की तरह, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। दोनों प्लेट्स का डायमेंशन सेम होगा और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से फेस और कवर करेंगे। कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा रखने के लिए हमको मालूम है कि कंडक्टर का साइज बड़ा होना चाहिए, तो दोनों प्लेट्स का एरिया बहुत बड़ा होगा और दोनों प्लेट्स का सेपरेशन हम लोग बहुत कम रखेंगे। इसका रीजन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों हमने प्लेट के बीच का सेपरेशन को कम रखा। आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग कैपेसिटर को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है, एक दो कंडक्टर्स का सिस्टम होता है और जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेटेड है, जैसे कि वैक्यूम या कोई भी दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम अज्यूम करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे। जैसा यहां पे आपको दिख रहा है, प्लेट का एरिया कितना लेना है, ए। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा, ए। यहां पे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर प्लेट शो की है, तो दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। कितना है याद रखना है, ए। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी, स्मॉल डी। और ये जो स्मॉल डी होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्मॉल डी बहुत छोटा वैल्यू होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ प्लेट्स। डी का वैल्यू बहुत छोटा होता है। इससे होता क्या है कि प्लेट्स के बीच के रीजन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नियरली यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम है और प्लेट्स का डायमेंशन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हैं। जब उन दोनों प्लेट्स के ऊपर हमने इक्वल ऑपोजिट चार्ज डिलीवर कर दिया, प्लस माइनस क्यू, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्लेट के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। ऐसा सिर्फ इसलिए अज्यूम कर पा रहे हैं, हालांकि आप देखिएगा पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया है जहां पर ये अजम्पशन पॉसिबल है। प्लेट्स का एरिया कैसा है, बहुत बड़ा, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम। तो यहां पर जो दोनों प्लेट्स हैं उनको हम लोग थिन चार्ज शीट्स की तरह अज्यूम करेंगे, जिनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल ऑपोजिट चार्जेस है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम प्लस सिग्मा और दूसरे के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो ये जो दो सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स यहां पे शो किया गया है, ये एग्जैक्टली उसी तरह का है जैसा प्रीवियस सेक्शन में यूज किया गया था। डिफरेंस क्या है कि यहां पे जो दो कंडक्टर्स लिए गए हैं वो किसी भी आर्बिट्ररी शेप के नहीं है, इरेगुलर शेप के नहीं है। इनका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट साइज है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, और दोनों के बीच का एक फिक्स्ड सेपरेशन भी है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा, C। रिकॉल करिए, Q बाई वी। यहां पर Q क्या है, याद है आप लोग को, डिस्कस किया था ना पिछले सेक्शन में। क्या है, क्विकली लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि Q क्या है। यहां पे इट इज द
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स, टोटल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना है जी? 0 है, 0 है या नहीं? और V क्या है? V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सही है। अगर हम लोग एक डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे प्लेट के बीच में तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरे डायरेक्शन में निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है ना? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए वैक्यूम। सबको लिखिए, बताइए जो भी इस वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ तो मान रहे हैं स्टूडेंट्स या इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। वरना ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को, जो वीडियोस मैं प्रेजेंट कर रहा हूं उनको पूरा कोई देख पा रहा है या देख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एनिमेशन यूज करेंगे जिसकी मदद से आपको अच्छा समझ आएगा कि हम लोग कैसे कैपेसिटेंस निकालने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, रिकॉल कर लीजिए, C = Q/V। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो और ज़्यादा वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे और वीडियोस। चलिए देखिए, हमारे पास दो शीट्स हैं, साइड व्यू है ये। एक के ऊपर चार्ज की डेंसिटी -σ है, दूसरे के ऊपर कितनी है? +σ। और ये चार्ज डेंसिटी हम लोग यूनिफॉर्म अज्यूम कर रहे हैं। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो स्मॉल d है वो बहुत छोटा है। प्लेट एरिया कितना है? रिकॉल करिए, प्लेट एरिया इज A। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होने वाला है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स होगी। ये सही है या नहीं? अगर ये समझ में आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करेंगे। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे एनिमेशन देखते रहिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमको मालूम है कि यदि एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके कारण आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है? σ/2ε0। याद होगा आपको। तो दोनों शीट्स के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? σ/2ε0 ही होगा। क्लियर? और प्लेट्स के बीच के रीजन में देखिएगा, दोनों शीट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों सेम होगा, ये एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों प्लेट्स के लेफ्ट हैंड साइड का रीजन देखिए और दोनों प्लेट्स के राइट हैंड साइड का रीजन देखिए। यह डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लीजिए और वहां पर आप शो करिए कि दोनों शीट्स के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और मैग्नीट्यूड कितना है। आपको इजीली समझ में आएगा कि दोनों प्लेट्स के लेफ्ट हैंड साइड के रीजन में और दोनों प्लेट्स के राइट हैंड साइड के रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी। ध्यान से देखिए, और आप देख सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हम लोगों ने E से डिनोट किया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहां पर मैंने क्लियरली लिख दिया है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है कितनी? बोलिए। इट इज E प्लस E माइनस, वैल्यू कितना आएगा? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। अब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिसका विड्थ है स्मॉल d, जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, ये रिलेशन आपको पता होगा, V = ED यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है D और यदि उस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जिनके बीच का सेपरेशन D है, जैसे यहां पर दोनों प्लेट्स, दोनों के बीच का सेपरेशन D है,
तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, E इंटू डी। अब E का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर। तो फाइनली दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई डी। इज दैट क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम नहीं होता और कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, तो यहां पर सिंपली हमको क्या करना पड़ता, एप्सिलॉन 0 को उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के परमिटिविटी से रिप्लेस करना पड़ता। किसी जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी को हम लोग सिंबल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो यदि कोई दूसरा मीडियम होता तो एप्सिलॉन 0 के बदले क्या आता, एप्सिलॉन आता। और ये एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी है जो मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है, रिकॉल करिए। बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई V। अब मान लेते हैं प्लेट एरिया यदि A है और प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ, सिग्मा इंटू A। और V का फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी, वैक्यूम एज्यूम करके प्लेट्स के बीच में। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है कैपेसिटेंस का वो क्या है, A एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है। इसमें चेंजेस आप करिएगा ये अज्यूम करके कि प्लेट्स के बीच का जो रीजन है वो वैक्यूम नहीं होकर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, A एप्सिलॉन बाई डी। अपनी नोटबुक में कॉपी करिएगा, इस चेंज के साथ फॉर्मूला को आप अपने नोटबुक में कॉपी करिएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने स्लाइड्स में दिया है वो सारा इंफॉर्मेशन आप अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे। ये आपका नोट्स भी हो जाएगा आगे की तैयारी के लिए। और फिर ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा के लिए अवेलेबल है, जब आप चाहेंगे तब आप इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं, जब तक ये वीडियो यहां से हटाया नहीं जाए। तो ये वीडियो यहां से कभी नहीं हटने वाला है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। चलिए लिख लिया, यदि हम लोग प्लेट्स के बीच वैक्यूम को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, A एप्सिलॉन बाई डी। और एप्सिलॉन कितना होता है आपको याद होगा, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का वैल्यू उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो C हो जाएगा इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K बाई डी। यहां K क्या है, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, छोटा वीडियो है ताकि आराम से आप सब कुछ समझ सकें। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो कैपेसिटेंस के ऊपर रोज आते रहेंगे, रोज आप स्टडी करते रहिए और थोड़ा थोड़ा करके अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए, ताकि फाइनली यू मे कम आउट विक्टोरियस विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमको लग रहा है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तब भी कमेंट करिएगा। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और एकदम बुरा ही लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा कि समझ में आए कि आपने वीडियो को देखा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट।